हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग आयनिक बॉन्ड। और पिछला लेक्चर्स में हम लोगों ने जो है बॉर्न हैबर साइकिल और उसके कुछ एप्लीकेशंस को कंसीडर किया था। आज आयनिक बॉन्ड का एक लास्ट टॉपिक हम लोगों को जानना है और वह लास्ट टॉपिक क्या है? वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। वेरिएबल मतलब चेंजेबल, परिवर्तनशील, और इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब हम लोग बताए हैं। वेरिएबल मतलब चेंजेबल, इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब क्या बताए थे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड पर एटम। मतलब एक एटम जितना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन करते हैं वही उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाता है। तो बोल रहा है कि यह जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है ना, वह चेंजेबल होता है, परिवर्तनशील होता है। मतलब कभी कभी कोई एटम एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, कभी 2 कर देंगे, कभी 3 कर देंगे, ऐसा होता है। तो सारे एलिमेंट्स या सारे एटम्स में ऐसा बात नहीं होता है। कुछ कुछ ही एटम्स हैं जिनका इलेक्ट्रोवैलेंसी वेरिएबल होता है। तो इसमें से हम लोग याद क्या रखेंगे कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहने का मतलब कि जो ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट हैं इनका फिक्स्ड वैलेंसी होता है, ये चेंज नहीं करता है। ग्रुप 1 वाला का वैलेंसी +1 और इसका हम लोग +2, मतलब Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस ऐसे। वैसे यहाँ B2 प्लस Mg2 प्लस Ca2 प्लस ऐसे। इसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब आप B प्लस कभी नहीं लिख सकते हो, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। वैसे ही कभी आप K पर 2 प्लस भी नहीं लिख सकते हो, एग्जिस्ट नहीं करता है। लिखने के लिए लिख देंगे, लेकिन जो एग्जिस्ट करता है उसको हम लोगों को देखना है। तो यहाँ क्या है कि जो ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स हैं, जिसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग बोलते हैं, उनका वैलेंसी फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं करता है। लेकिन जो P और D ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, P और D ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, D ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब ग्रुप नंबर 3 से 12 तक, और P ब्लॉक मतलब ग्रुप नंबर 13 से 18 तक। तो ये सभी जो एलिमेंट्स हैं इनका इलेक्ट्रोवैलेंसी फिक्स नहीं है, वह चेंज करता है। सबका नहीं करता है, माने जितने डी ब्लॉक और जितने पी ब्लॉक हैं सबका चेंज नहीं करेगा, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका इलेक्ट्रोवैलेंसी चेंज करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे Fe, तो Fe पर 2 प्लस भी होता है और ये Fe पर 3 प्लस भी होता है। Cu, तो Cu पर 1 प्लस भी होता है, Cu पर 2 प्लस भी होता है। CO, तो CO पर 2 प्लस भी होता है, CO पर 3 प्लस भी होता है। Cr, तो Cr पर 2 प्लस भी होता है, 3 प्लस भी होता है, 6 प्लस भी होता है। तो देख रहे हो, एक ही एलिमेंट है लेकिन अलग अलग इलेक्ट्रोवैलेंसी है। यहाँ 2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, 3 प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, 6 प्लस मतलब 6 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो एक ही एलिमेंट है लेकिन अलग अलग वैलेंसी शो कर रहा है, मतलब अलग अलग इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जा रहा है। उसी प्रकार से P वाला में आओ, तो जैसे Sn पर 2 प्लस भी होता है, Sn पर 4 प्लस भी होता है, थैलियम पर 1 प्लस भी होता है, थैलियम पर 3 प्लस भी होता है। फास्फोरस की बात करें 3 प्लस भी होता है, 5 प्लस भी होता है। तो जो देख रहे हो एलिमेंट का जो अलग अलग चार्ज है, इसका मतलब हुआ कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जब अलग अलग संख्या में इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी अलग हो जाएगा। तो एस ब्लॉक के यदि एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 और 2, तो उस केस में उनका इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है फिक्स, वो चेंज नहीं करेगा। लेकिन जो P और D ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स हैं इंक्लूडिंग F ब्लॉक ऑल्सो, तो वे सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोवैलेंसी फिक्स नहीं होता है, मतलब ऐसे जो है चार्ज चेंज करता है। तो जो देख रहे हो कि अलग अलग चार्ज आ रहा है, मतलब अलग अलग संख्या में इलेक्ट्रॉन लूज किया जा रहा है एटम्स के द्वारा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी, माने परिवर्तनशील इलेक्ट्रोवैलेंसी। जो परिवर्तन होते रहे, चेंज होते रहे, मतलब फिक्स्ड नहीं रहे। अब समस्या आता है कि आखिर ऐसा क्यों, Fe का ऐसा 2-2 क्यों है, कॉपर का भी ऐसा 2-2 क्यों है?
तो इसका बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है अलग अलग टर्म्स में, कुछ हम लोग अभी एक्सप्लेन कर पाएंगे और कुछ हायर क्लासेस में एक्सप्लेन होगा, अभी इसको नहीं बतलाया जा सकता है। तो अभी के हिसाब से जो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे उसको देखते हैं, उस आधार पे कैसे एक्सप्लेन करेंगे वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी को। तो उस हिसाब से देखोगे तो सबसे पहला इसमें तरीका है अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मेटल कोर। देखो मेटल है, बतलाए कि यदि इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो बनेगा पॉजिटिव आयन, ठीक है। अब इसमें से दो केस है। पहला केस कि यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल लूज हुआ है तब उसको हम लोग केटायन बोलेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है केवल तब उसको हम लोग कोर बोलते हैं, मेटल कोर। और यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी लूज हुआ है और इनर इलेक्ट्रॉन भी लूज हुआ है तब इसको हम लोग कहेंगे सिंपली केटायन। केटायन यहाँ भी है, लेकिन ये मेन बात कोर का समझना था हम लोगों को। मेटल कोर यहाँ लिखे हैं ना, तो मेटल कोर मतलब मेटल केटायन, लेकिन कैसा केटायन जो बना हो केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लूज करने से। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इनर इलेक्ट्रॉन दोनों लूज हुआ है तब उसको केवल केटायन बोलेंगे, उसको कोर नहीं बोलेंगे। बतलाते हैं Fe का एटॉमिक नंबर 26, कन्फिग्रेशन इसका लिखोगे तो ये आर्गन, फिर होता है 3d6 और होता है 4s2। ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल, तो ये वाला हुआ लास्ट सेल। तो इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस सेल में इसका कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब मान लो कि Fe यदि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इस पर 2 प्लस आ जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो एक केटायन बना, दिस इज कॉल्ड कोर। लेकिन मान लो कि यदि Fe के 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो इस पर 3 प्लस आएगा, तो इसको हम लोग कोर नहीं बोलेंगे, दिस वन इज सिंपली केटायन। समझ गए क्या अंतर है? सो कि यदि केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करके बने तो कहलाएगा कोर, और यदि वैलेंस के अलावे अंदर वाला भी इलेक्ट्रॉन, जैसे 3 प्लस मैंने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया, लास्ट में तो 2 ही है, तो लास्ट से 2 किया होगा और 1 यहाँ से किया होगा, तब ना 3 हुआ। तो वैलेंस प्लस इनर दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो उस केस में केवल केटायन कहलाएगा, उसको कोर नहीं बोलेंगे। तो यदि कोई मेटल एटम अपना वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन केवल लूज करे तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर, मेटल कोर, या उसी को हम लोग कर्नल भी बोलते हैं, मेटल कोर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल कर्नल। तो यहाँ से ही हो गया हम लोग का, समझ गए कि कोर क्या है। अब इसी में एक एग्जाम्पल हम लोग लेकर के चलते हैं, यही आयरन वाला ही लेके चलते हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर बताया 26, कन्फिग्रेशन लिखे हम लोग आर्गन 3d6 4s2। तो इसका नियम के अनुसार क्या है कि किसी भी मेटल एटम के वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं केवल वही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं। तो उस हिसाब से Fe का वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, तो यही 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे बाहर निकलेंगे। निकालो, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो Fe पर कितना प्लस आ गया, 2 प्लस। और जब 2 यहाँ इसका कन्फिग्रेशन क्या है, 3d6 4s2, लेकिन यहाँ 2 निकल गया तो क्या बचा, 3d6। अभी D में ऑर्बिटल्स होते हैं 5, इलेक्ट्रॉन है 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसा। अब याद करो पीछे जब एटॉमिक स्ट्रक्चर बता रहे थे वहाँ एक बात बतलाए थे हम कि जो हाफ फिल्ड और जो फुल फिल्ड सबसेल्स होते हैं वे अधिक स्टेबल होते हैं। तो D में 5 इलेक्ट्रॉन रहा तो हाफ फील्ड, और D में 10 इलेक्ट्रॉन रहा तो फुल फील्ड। यहाँ देखो D में कितना है, 6 है। यदि D में 5 चाहे 10 रहता तो हाफ फील्ड चाहे फुल फील्ड, माने वो ज़्यादा स्टेबल होता, लेकिन D में यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो 6 या तो इसको 10 बनाया जा सकता है या तो इसको 5 बनाया जा सकता है। लेकिन सोचो कि आसान कौन सा है, 5 बनाना कि 6 बनाना है, 10 बनाना।
जाहिर सी बात है 5 बनाना आसान है, तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे बनेगा, जब यहाँ वाला भी एगो इलेक्ट्रॉन ही निकल जाए, मतलब ये जो Fe2+ बना है यदि ये एक इलेक्ट्रॉन और लूज करे तो ये बन जाएगा Fe3++। तो यहाँ ये जो 3d6 था अभी हो जाएगा 3d5। अब देखो D में 5 इलेक्ट्रॉन, सब में एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये क्या है, हाफ फील्ड। और जो हाफ फील्ड सबसे होता है हम लोग जानते हैं कि मोर स्टेबल होता है, और यहाँ जो 3d6 है ये हाफ फील्ड नहीं है तो ये लेस स्टेबल होगा, ऐसा। तो वही हम लोग लिखे हेडिंग देखो, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द मेटल कोर। तो इसका मतलब यही हुआ कि नियम जो है कि मेटल एटम उतना ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जितना इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में है, और वैसा करने के बाद जो केटायन बनता है वो कहलाता है कोर। जैसे Fe2+ यहाँ कहलाया मेटल कोर। लेकिन कुछ कुछ केस में क्या होता है कि जो मेटल कोर्स होते हैं ना उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है अनसिमेट्रिकल होता है, माने ना तो हाफ फील्ड होता है और ना ही फुल फील्ड होता है। तो उस केस में वो क्या करेंगे कि कम स्टेबल रहेंगे, और जब कम स्टेबल होंगे तो क्या करेंगे कि अंदर सेल वाला इलेक्ट्रॉन भी लूज करेंगे, और जब अंदर सेल वाला इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देंगे तो इलेक्ट्रोवैलेंसी चेंज कर जाएगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ लिखे हैं कि मेटल कोर जो बनते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करने से उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अनस्टेबल होता है, इसीलिए वे अंदर सेल वाला इलेक्ट्रॉन्स भी लूज करते हैं, और इस केस में उनका इलेक्ट्रोवैलेंसी चेंज कर जाता है। तो जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं सबका जो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है उसके पीछे का मुख्य वजह यही है, मेटल कोर का अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ऐसे ही आप कोबाल्ट में लो, ऐसे ही आप कॉपर में लो, सब में जो है सो वही बात हो जाएगा। तो उसी के अनुसार हम लोग जो है इसको कंसिडर करते हैं। और दूसरा रीजन इसका है इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट। इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने समझ गया ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन, पेयर मैंने जोड़ा तो इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। इनर्ट मतलब अनरिएक्टिव, अनरिएक्टिव मतलब इन सेंस समझ जाओ कि डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन या फिर इन द बॉन्डिंग। तो यदि कोई पूछे कि इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है तो क्या बोलोगे, वैसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो अनरिएक्टिव है, मतलब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इसको हम लोग बोले इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। और इसके चलते जो प्रभाव पड़ेगा, जो इफेक्ट होगा वही कहलाएगा इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेगा, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, तो ये होगा एस इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब जो एस ऑर्बिटल होता है ना, तो एस ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एस ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स कभी कभी बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते हैं, तो इसी बात को हम लोग बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है एस वाला जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिल करके इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएंगे। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं क्या, द इनर्टनेस और रिलक्टेंस ऑफ वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन्स टू टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट या फिर केवल इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्टनेस और रिलक्टेंस इसका मतलब होता है अनिच्छुक। तो क्या लिखें कि वैलेंस सेल के एस इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड बनाने में अनिच्छुक होना, बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेना कहलाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इस बात को देखोगे
ये लिखा हुआ वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन। अभी हम क्या बताएं कि किसी भी एटम का वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बॉन्ड बनाने में भाग लेना ही है, लेकिन कुछ वैसे भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं। अरे अंदर शेल का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले तो अलग बात है, वो ले भी सकता है नहीं भी ले सकता है, लेकिन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का कंपलसरी होता है कि आपको बॉन्ड बनाने में भाग लेना ही है। लेकिन कुछ कुछ वैसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है, तो वैसे इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर बोलेंगे, और उसके चलते जो प्रभाव पड़ेगा या इस फेनोमेनन को हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। अब बात है कि आखिर वैलेंस शेल का ये एस इलेक्ट्रॉन ही क्यों, एस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में भाग क्यों नहीं लेगा? पी वाला भाग ले सकता है, डी ले सकता है, एफ ले सकता है, एस वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग क्यों नहीं लेगा? तो हम जैसे मान लो कि फोर्थ शेल है, तो फोर्थ शेल में हम क्या क्या बताए हैं कि इसमें 4s हो सकता है, 4p हो सकता है, 4d हो सकता है और 4f हो सकता है। अब ई वाला तुम्हारा है न्यूक्लियस, तो हम बताएं कि न्यूक्लियस से सबसे नज़दीक होता है s, इससे दूर p, इससे दूर d और सबसे दूर कौन होता है f। मतलब s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 2 इलेक्ट्रॉन, d में 2, f में 2। तो s वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक है, तो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक है तो न्यूक्लियस की तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, और जब ये न्यूक्लियस की तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होगा तो इसको यहाँ से बाहर निकालना क्या होगा? मुश्किल होगा। तो बात समझे कि जो s सबसेल या s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होते हैं, इसलिए न्यूक्लियस की तरफ उनका अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, और जब मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस की तरफ तो इसको यहाँ से बाहर निकालना मुश्किल है, ज़्यादा एनर्जी लगेगा, इसीलिए ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं। अब मान लो कि एफ वाला है, तो एफ वाला देखो तो न्यूक्लियस से कितना दूर है? बहुत दूर है, मतलब इसका न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो ये आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाएंगे और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो वैलेंस शेल के एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे कभी कभी बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं, तो इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, और इसी के चलते कुछ कुछ एलिमेंट्स का वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है। और बताएं कि यह मोस्टली होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में, ग्रुप 13 से 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं उसके केस में ऐसा होता है। तो इसको हम लोग टेबल से समझ सकते हैं। यहाँ ग्रुप नंबर लिखें, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, और यहाँ वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी लिखें। जैसे ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 यहाँ तक। तो ग्रुप 13 का लास्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP1, N वैलेंस शेल है, NS2NP2, NS2NP3, NS2NP4 और ये NS2NP5। ये सब वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है। दीज आर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। अब वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 सब शेल में बटे हुए हैं, S और P में, फिर SP ऐसे करके। तो बॉन्ड बनाने में भाग दोनों को लेना चाहिए, इसको भी और इसको भी। तो जब ये दोनों बॉन्ड बनाने में भाग लेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगा 3 + 3 मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लेकिन हम क्या बताएं कि S वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है, तो ये 2 भाग नहीं लेगा तो फिर एगो केवल P लेगा, तो इस केस में इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगा +1। वैसे यहाँ ये दोनों भाग लिया तो +4, और जब ये S वाला 2 भाग नहीं लिया तो +2। वैसे यहाँ पूरा लिया तो +5, और E 2 नहीं लिया तो +3। वैसे यहाँ +6, और E 2 नहीं लिया तो इसका केवल +4, और इसका बहुत सारा होता है, +1, +3, +5, +7। तो ये सब अलग फेनोमेनन के आधार पे है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ ये जो हम लोग देखे कि इलेक्ट्रोवैलेंसी ज़्यादा कब हो रहा है? जब S और P दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं। लेकिन जब ये S वाले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं तो इलेक्ट्रोवैलेंसी कम हो जा रहा है। तो जो S वाले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट। और एस वाले ही क्यों नहीं लेते हैं, पी वाले में ऐसा क्यों नहीं है, तो ये बता दिए कि एस वाला न्यूक्लियस के नज़दीक है तो इसका ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, इसलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल नहीं पाता है, या निकालोगे तो उसके लिए हम लोगों को ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है, इसीलिए एस वाले इलेक्ट्रॉन जो है बाहर नहीं निकलेंगे। कौन निकलेंगे, पी। तो जब एस और पी दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे तब इलेक्ट्रोवैलेंसी ज़्यादा, एस वाले भाग नहीं लेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते, यदि केवल पी वाले भाग लेते हैं तो इलेक्ट्रोवैलेंसी कम। और एक चीज़ और देखोगे कि जो अंतर आ रहा है ना, जैसे 1 और 3 कितना का अंतर आया, 2, 2 और 4 कितना का अंतर आया, 2, 3 और 5 कितना का, 2, 4 और 6 कितना का, 2, यहाँ भी सब में डिफरेंस निकालोगे कितना का आएगा, 2। तो 2-2 यूनिट का अंतर आएगा। और ये 2-2 यूनिट का अंतर क्यों आता है, क्योंकि एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते इसमें। तो ये एस वाला ही कभी भाग ले रहा है कभी नहीं ले रहा है, तो भाग ले रहा है तो 2 यूनिट बढ़ गया, नहीं भाग लिया तो 2 यूनिट कम हो गया, फिर यहाँ भाग लिया तो 2 यूनिट बढ़ गया, नहीं लिया तो 2 यूनिट कम हो गया। ये जो पता है ग्रुप 17 वाला, तो इसके लिए अलग कारण है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी नहीं समझ में आएगा। बस इसके आधार पर ये देखो केवल इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर वाला बात। अब ऐसा भी नहीं है कि ग्रुप 13 में जितने एलिमेंट्स हैं वे सभी एलिमेंट्स का ऐसा वेरिएबल होगा, नहीं। जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ग्रुप 13 में कौन कौन एलिमेंट है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इतने सारे एलिमेंट होते हैं। तो याद रखो कि जो शुरुआत के 2 मेंबर होते हैं उनका कभी भी वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी कभी भी मतलब जनरली नहीं होता है, इसको याद रखो। मोस्टली जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं, हेवियर एलिमेंट, नीचे वाले जिनका मास ज़्यादा होता है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो ऐसे एलिमेंट्स का जो है वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है। जैसे ग्रुप 16 में जाओगे तो ग्रुप 16 में ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्रियम है, पोलोनियम है। तो ऑक्सीजन का जनरली नहीं होता है, किसी किसी केस में आता है, लेकिन जनरली उसको मान के चले नहीं होगा। सल्फर, सेलेनियम, टेल्रियम या पोलोनियम ये सब का होता है। या ऑक्सीजन का जो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी होता भी है तो वह इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते नहीं होता है, उसके पीछे दूसरा कारण है। और इस सब के केस में जो है ऐसा हो सकता है इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते। तो ग्रुप में जो शुरुआत के मेंबर्स हैं उनका वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी जनरली नहीं होता है, किसी किसी का यदि हो रहा है तो उसके पीछे फिर यह इलेक्ट्रॉन का जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है ये काम नहीं करेगा, और दूसरे वजह हैं उसके लिए, चैप्टर में आते जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, तो नीचे वाले एलिमेंट्स का वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है। जैसे जैसे तुम नीचे जाते जाओगे ना, तो नीचे जाने से क्या होता है कि एस वाला भाग नहीं ही लेता है, पी वाला का भाग लेने का टेंडेंसी बढ़ते जाता है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, ये दे देगा थैलियम क्लोराइड इज स्टेबल देन थैलियम ट्राइक्लोराइड, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये थैलियम मोनोक्लोराइड है, यहाँ थैलियम ट्राइक्लोराइड है, पूछ रहा स्टेबल। स्टेबल में यहाँ आपको भरना है लेस और मोर, कि जो थैलियम क्लोराइड है वह थैलियम ट्राइक्लोराइड से कम स्टेबल होगा कि ज़्यादा स्टेबल होगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो देखो यहाँ थैलियम पर है 1+ और यहाँ थैलियम पर है 3+। थैलियम देखो यहाँ है ग्रुप 13 का एलिमेंट है, थैलियम जो है ग्रुप 13 का एलिमेंट है। इसके एटॉमिक नंबर की बात करें हम लोग तो कितना हो जाएगा, बोरोन का होता है 5, तो 5 में से 8 जोड़ो 13, 13 में फिर 18 जोड़ो 31, 31 में फिर 18 जोड़ो 49, 49 में 32 जोड़ो तो 81। देखो 81 कन्फिग्रेशन लिखोगे ना तो लास्ट में इसका आएगा 6s2 6p1 ऐसा। तो अभी हम क्या बताएं कि जैसे ऊपर से नीचे जाओगे तो जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, उसमें जो एस का 2 इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है, तो भाग केवल कौन लेगा, पी का 1 इलेक्ट्रॉन। और जब पी का 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेगा तो ये थैलियम 1 ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्लस भी इस पर कितना आएगा, 1+ आएगा। और जब 1+ आएगा तो फिर इसके साथ ही 1 ही Cl- जुड़ पाएगा। समझे, तीनों भी कर सकता है, लेकिन बताए कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते ये 2 बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है, इसलिए थैलियम का जो स्टेबल हुआ इलेक्ट्रोवैलेंसी वह +1 वाला हुआ, +3 वाला नहीं। तो +1 वाला बनेगा, इसलिए इसके साथ 1 ही Cl जुड़ेगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल हुआ और ये वाला कम स्टेबल, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे मोर स्टेबल। तो एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आ जाता है। इससे खरी सब बात चैप्टर में आगे हम लोग जब एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे वहाँ डिटेल में जानेंगे। यहाँ समझना था वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी।
जो उम्मीद है कि अच्छे से हम लोग समझे। एक दो बार रिवाइज करके देखोगे वीडियो, नोट्स में लिखा हुआ है तो समझ में आ जाएगा। 2 वजह बताए, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और दूसरा इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये दोनों के आधार पे जो है इसको हम लोग एक्सप्लेन किए। तो इस तरह से आज जो है हम लोगों का आयनिक बॉन्ड पूरी तरह से समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास से जो है ना हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आयनिक बॉन्ड को आप लोग अच्छे से पढ़ो, जितने भी 8-9 लेक्चर्स हुए हैं, नोट्स और वीडियो को मिला करके। और जो भी परेशानी हो आप हमसे पूछो। कई बार हम अपना नंबर भी दे चुके हैं पिछले वीडियोज में, यहाँ भी एक बार हम लिख दे रहे हैं कि यदि व्हाट्सएप पे बात करना हो तो इस नंबर पे बात करोगे, जो भी क्वेश्चन पूछना हो, या डायरेक्ट कॉल करना हो तो इस पे ऐसा कॉल करके इससे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप पे बात करना हो तो इससे पूछोगे। जो भी प्रॉब्लम हो पूछो और पढ़ो, पढ़ना जरूरी है। तो ठीक है, बाकी डिस्कशन फिर इस चैप्टर का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। धन्यवाद।